ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता के तहत अध्याय 3 का में दंडों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। चैप्टर 3 रिलेटेड टू क्या, पनिशमेंट। तो हम लोगों ने धारा 53 को देखा था, जिसमें दंड को बताया गया कि आपराधिक संहिता के उपबंधित उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय ये हैं। तो 5 प्रकार के दंडों के बारे में हमने समझा था। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका मृत्यु दंड, दूसरा होता है आजीवन कारावास, तीसरा विलोपित कर दिया गया है, चौथा आपका होता है कारावास जो 2 प्रकार का होता है, एक कठिन जिसमें श्रम शामिल होता है, दूसरा सादा या साधारण जिसमें श्रम शामिल नहीं होता, और पांचवा आपका है संपत्ति का संहरण, सॉरी चौथा आपका है संपत्ति का संहरण, और पांचवा आपका है जुर्माना या अर्थदंड। तो इस बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार की दशाओं में, किस प्रकार के अपराधों के संदर्भों में हम क्या देते हैं, मृत्यु दंड की संकल्पना करते हैं। जो न्यायालय होता है वो मृत्यु दंड देता है, फिर किन मामलों में आजीवन कारावास देता है, फिर जो आपका फिर कारावास के प्रकार 2 होते हैं, कठिन और साधारण, फिर संपत्ति का संहरण जिसको विलोपित कर दिया गया है, अब संपत्ति का संहरण अब हमारे उसमें नहीं रहा, और उसके बाद आपका जुर्माना या अर्थदंड जिसके संबंध में हम विभिन्न धाराओं को देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको इस जो ये वाला जो आपका धारा है 53, ठीक है, इसका ये जो मृत्यु दंड और आजीवन कारावास, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप जब आगे की जब धाराएं पढ़ेंगे हम लोग, जब मानव शरीर से संबंधित अपराधों के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आपको ये बातें जो बिल्कुल ध्यान देनी पड़ेगी उस समय कि जब अपराध से संबंधित धाराओं को पढ़ेंगे हम, जिसमें 299 से लेके वो 310 तक में दिए गए हैं। ठीक है, कि मानव के आपराधिक मानववध, फिर हत्या, फिर क्या बोलते हैं आपके दहेज मृत्यु, फिर हत्या का प्रयास, फिर दुर्घटना द्वारा हत्या, फिर आपका ठग और आत्महत्या का प्रयास। ठीक है, तो इन सारी चीजों में क्या है, मृत्यु दंड की सजा और आजीवन कारावास की सजा। इसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। जब हम लोग शरीर वाली चीजों को पढ़ेंगे तो जब आपराधिक मानववध जो धारा 299 और 300 है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, और यहाँ पे दंडों के संबंध में जो चीज दी गई है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है कि जब अगर आप किसी हत्या को आपराधिक मानववध साबित कर दें, तो क्या होता है कि आपका जो सजा है वो मृत्यु दंड से हट के आपको आजीवन कारावास के तौर पे मिलती है। और वहीं अगर आप आपराधिक मानववध को हत्या साबित कर दें, तो वहां पे जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिल रहा है उसको मृत्यु दंड की सजा मिलती है। उसी तरह फिर बलात्कार वाली जो सेक्शन है, ठीक है, बलात्कार से संबंधित है, तो उसमें भी इन चीजों का बहुत ही मतलब बहुत बारीक सी वो रहती है, चलता है, अंतर होता है, जिसके तहत क्या होता है, मृत्यु दंड की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो आप लोग जो विभिन्न हम लोग केस लॉस पढ़े थे, उसमें आप लोगों ने समझा कि जब मामला बहुत ज्यादा जघन्य और क्या संवेदनशील होता है, तब उस मामले में क्या मृत्यु दंड की सजा को बरकरार रखी जाती है। और उसके बाद अगर जो मामले में देखा जाता है कि व्यक्ति की गलती उतनी नहीं थी, या फिर जो भी न्यायालय की भावनाओं के हिसाब से, तो वो क्या करता है, मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या होता है, इन दोनों में बहुत ही ना जब इनके अपराधों के संबंध में हम लोग अच्छे से जब अंदर में पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब आप देखोगे कि इस मामले में तो इसको मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन उस मामले में क्या होता है, आजीवन कारावास दे देते हैं। लेकिन वैसे कई मामले होते हैं जिसमें आजीवन कारावास देना रहता है, लेकिन क्या होता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। तो वो जब अब अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उनमें जो मैक्सिमम सजा है वो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दोनों लिखे, केवल और केवल मृत्यु दंड ही नहीं लिखा हुआ है, कि मृत्यु दंड के साथ आजीवन कारावास भी लिखा हुआ है। तब हम इस चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 53 का जो इम्पोर्टेंट क्या है। अब आगे की धाराओं में हम लोग चलते हैं, 53A के बारे में देखते हैं। 53A क्या निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाने के संबंध में। तो आपको सर्वप्रथम तो ये इसको पढ़ो कोई। हाँ सर, मैं पढ़ कोई भी एक लोग पढ़ो। हाँ सर। पहला वाला पढ़ना। निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। पहला उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्याधीन किसी अन्य तत्सम प्रवृत्ति विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर
प्रभावशाली किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगा। निर्वासन क्या होता है? निर्वासन या निष्कासन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत किसी अन्य तत्सम प्रवृत्त विधि में या किसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाए कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। ठीक है, तो वो आजीवन निर्वासन जैसा पहले क्या है, इसमें शब्द था जिसको क्या 53 का जोड़कर निर्वासन के प्रति निर्देश को इसको ऐड किया गया है आपका। तो ये आपका सन 1955 के अधिनियम संख्या 26 की धारा 177 अनुसूची द्वारा अंतर स्थापित किया गया और ये प्रभावशील हुआ 1/1/1946 56 से। ठीक है, तो जो आपका जो आजीवन कारावास की जो सजा दी जाती ना, उसके जगह पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता था आजीवन निर्वासन का। तो उसी के लिए एक यहाँ प्रयोग दिया गया कि आजीवन निर्वासन की जगह या उसको समझा जाता है निष्कासन के संदर्भ में समझा जाता था। किसी व्यक्ति को क्या है, आजीवन जो समाज है उससे निष्कासित करने के संदर्भ में, तो उस शब्दावली को चेंज करके यहाँ पे आजीवन कारावास को डाला गया। तो इसी में ये क्या बोलते हैं आपका ये 1955 में इसको जोड़ा गया था दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो इसका एक आपका जो पिछले अध्याय में लोगों ने केस पढ़ा था गोपाल विनायक गोडसे बना महाराष्ट्र, उसके प्रकरण में जो आप गोडसे जानते हैं ना, गोडसे कौन था? महात्मा गांधी को किसने मारा था? हाँ सर, नाथूराम गोडसे। हाँ, तो नाथूराम गोडसे जो था तो उसी का सहयोगी के तौर पे ये था गोपाल विनायक गोडसे। ठीक है, तो ये गांधी हत्याकांड में दोषी पाए गए अभियुक्त गोपाल विनायक गोडसे द्वारा बनाम महाराष्ट्र राज्य का ये केस था। कब का केस है? 1961 का। ठीक, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया था कि 1955 में जो निष्कासन था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है, के दंड को विलोपित किए जाने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्त निष्कासन का दंड भोग रहे थे उन्हें उनके दंड को सश्रम आजीवन कारावास में समय परिवर्तित माना जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक ये जो संशोधन नहीं हुआ तो क्या होता था कि जो हमारे में मृत्यु दंड की जो सजा है और उसके बाद आजीवन कारावास की जो सजा है, पहले वो आजीवन निष्कासन था। निष्कासन का अर्थात क्या होता है कि उसको क्या है समाज से बाहर कर देना, समझ गए? तो उसी को क्या परिवर्तित कर दिया गया और उसका वो जगह लाया गया आजीवन निर्वासन की जगह आजीवन कारावास। और ये बोला गया इस केस के माध्यम से कि अभी तक जितने भी व्यक्तियों को इसके पूर्व में आजीवन निर्वासन की सजा जो मिली हुई वो ऑटोमेटिक क्या होगी, समय कैसे चेंज हो जाएगी, वो आजीवन कारावास के शब्दों में परिवर्तित हो जाएगी। समझ गए? हाँ सर। सर एक बार और। ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं। तो देखो, निर्वासन का अर्थ क्या होता है कि निर्वासन या निष्कासन क्या होता है, कहीं से किसी को जैसे बोलते हैं ना इसको समाज से बाहर कर दो। ठीक है, तो उसको समाज से बाहर करते, जैसे पूर्व जो अवधारणा थी हमें निष्कासन की जो अवधारणा थी वो क्या थी कि पूर्व में जो मतलब प्राचीन समय से जो चली आ रही थी, किसी को जैसे बोलते नहीं कि इसका हुक्का पानी बंद कर दो, इसको गांव से बाहर कर दो, तो व्यक्ति को जब गांव से बाहर करते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता था कि वो दूसरे गांव चला जाता था। ठीक है, उसको अर्थात ये होता था कि उसको इस समाज से ही दूर करने की बात, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर एक गांव से निकाला जाता था तो वो दूसरे गांव जल्दी से बसने का आज के समय में तो आसान है, पूर्व में ये दशा सामान्य नहीं मार होती थी। तो व्यक्ति को क्या होता था कि उसको बाहर निकलता था तो क्या गांव के बाहर जंगलों में, ठीक है, या पहाड़ों में या जो भी जो स्थिति रहती थी उसके हिसाब से रहता था। तो जब हमारा भारतीय दंड संहिता बना तब इसमें क्या था, ये निष्कासन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो निष्कासन के अर्थात ये होता था कि जो समाज में जो भी लोग होते हैं उनसे इसको दूर करना। तो उनको दूर क्या किया जाता था, समुद्र के बाहर दूसरे जगहों पे उसको भेज दिया जाता था। ठीक है, तो उसी में क्या बोला गया कि जो निष्कासन के तौर पे फिर में क्या होता था कि कुछ लोगों को क्या जेल में भी ऐसे जो रखे रहते थे तो उन्हीं को बोला गया कि जिन लोगों को आजीवन निष्कासन की जो सजा मिली है वो अब क्या मानी जाएगी, 1955 के बाद आजीवन कारावास के तौर पे मानी जाएगी। और ये जो केस जिसके तहत ये बात को माना गया था वो गोपाल विनायक गोडसे बना महाराष्ट्र राज्य का केस था।
समझ गए? हाँ सर। जी सर आ गया। ठीक है, तो ये यही चीज ना आपका काला पानी जैसी चीजें थी, जैसे काला पानी जो बोलते थे ना, काला पानी की सजा। तो मतलब ये होता था ना, देखो जैसे हम लोग क्या सामान्य क्षेत्र में रहते, तो वहाँ क्या काला पानी मतलब अर्थात होता है अत्यंत ही दुर्गम भयानक जगह, जहाँ पे क्या है इंसान जीवन यापन करने में उसको कठोर कठिनाई। ठीक है, तो ऐसी सजा थी, काला पानी की सजा टाइप की चीजें थी, इसमें भी निष्कासन के तहत। तो इस निष्कासन के तहत क्या होता था कि व्यक्ति को समाज से बाहर करना था। अब जब ये हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 में चालू हो गया था, लागू हो गया था, तो उसके तहत क्या निष्कासन, अब समाज से बाहर कैसे करेंगे, तो उसको क्या भारत देश से बाहर कर देते थे। भारत देश के बाहर जो भी जितने भी आइलैंड होते थे, जो भी क्या बोलते हैं द्वीप समूह होते थे, वहां भेज दिया जाता था। तो जो आपका अंडमान है, तो अंडमान में भी ऐसी चीजें शुरू की गई थी। तो यहाँ से व्यक्ति को क्या अंडमान भेज देते थे। अंडमान में उस समय क्या स्थिति बहुत ही दुर्गम थी, वहां कोई रहता नहीं था। ठीक है, मतलब प्राकृतिक तौर पे तो वो था, लेकिन क्या है वो एक दुर्गम स्थान था। जहाँ दुर्गम स्थान क्या होता है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की पहुंच ना हो और उस स्थान से व्यक्ति वापस ना आ सके, उसको बोला जाता है दुर्गम स्थान, जिसको आप क्या कल्पना ही नहीं कर सकते वहां जाके। ठीक है, तो वैसी सजाओं को बरकरार रखा गया था। तो ये आजीवन जब निर्वासन के तहत वैसे किया जाता था, क्या उसको बाहर भेजा जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको थोड़े चेंजेस आए। तो निर्वासन के तौर पे क्या हुआ, इनको जेल में ही रखा जाने लगा। फिर बाद में निर्वासन की चीजों को क्या बदल के आजीवन कारावास में कर दिया गया, क्योंकि निष्कासन के तहत यह था कि संपूर्ण जीवन के लिए होता था, लेकिन फिर जब आजीवन कारावास की बात कही गई, तो ये क्या हुआ कि आपका जो इसका टाइम लिमिट हो गया कि बल्कि जीवन पर्यंत हुआ, लेकिन इसमें क्या सुधार होते गए, तो ये 14 से 20 के बीच में भी आ गया। ठीक, आगे वाला उपखंड पढ़ो जो। हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बढ़ता जाएगा मानो वह उस अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया हो। ठीक है, तो जो आपका उपखंड 1 है और 2 है, ये चीजें समझ आई क्या बोल रही है। ये बोल रहा है कि हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के 26 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बढ़ता जाएगा मानो वह उस अवधि के लिए कठिन कारावास के दंडादेश दिया गया हो। ठीक है, तो जो निर्वासन का जो दंडादेश दिया गया था उसको कैसा माना जाएगा, वो कठिन कारावास के संबंध में है। ठीक है, और जो उपखंड 1 क्या कहा आपका कि वो आजीवन कारावास के प्रति लगाया जाएगा। तो आजीवन कारावास में कैसे सजा दी जाती है, कठिन कारावास की सजा दी जाती है। समझ गए? उसके बाद फिर अगर तो आपका जो पहला और दूसरा है, इसके लिए केस है नायाब सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में क्या किया गया, इन दोनों उपधाराओं को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि आजीवन कारावास दंड सदैव ही सश्रम आजीवन कारावास का दंड माना जाएगा, जब तक राज्य सरकार ने दंड संहिता की धारा 55 या दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 435 के अंतर्गत उक्त दंड में परिवर्तन का आदेश पारित न किया हो, कैदी को 14 वर्ष की कारावधि के बाद रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें थी, इसमें क्या है कि इससे क्या समझ आया आपको कि निष्कासन का जो चीजें थी उसको बदल के क्या कर दिया गया, आजीवन कारावास कर दिया। और आजीवन कारावास के साथ ये है कि उसमें हमेशा क्या होगा, वो जो कारावास की जो प्रकृति होगी वो हमेशा क्या होगी, कठिन कारावास होगी। फिर आगे जो आपका समझ आया यहाँ तक? जी सर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें इसमें नहीं है। हाँ, मैं केस का नाम बाद में आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको बस समझने की चीजें हैं कि जो पूर्व की स्थिति की है, अब क्या ये चीजें अब ना लागू नहीं है। अब 1955 के पूर्व के जो भी कैदी को अगर आजीवन निष्कासन की सजा दी गई होगी, अब तक वो अपनी सजा अवधि पूरी कर चुका होगा आजीवन कारावास के तहत, या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। तो अब ये क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसा देखा जाए तो अब क्या इस सजा को क्या सरकार ऐसा सजा दे भी नहीं सकती है। तो इसका क्या औचित्य अब क्या नाम मात्र का रहेगा, खत्म नहीं हुआ है, नाम मात्र का रहेगा। फिर आपका तीसरा क्या कहता है, किसी अन्य सक्षम प्रवृत्त विधि किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया, समझा जाएगा। ठीक है, समझ गया ना बात को। किसी अन्य तत्सम प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो निर्देश हो वो यदि उस पद के आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। यदि उस पद के लिए लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन का अभिप्रेत है तो समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है।
ठीक, ये चीजें समझ आई। तीसरा चौथा, सर एक बार और बता दीजिए ना, नहीं आया उतने अच्छे से। देखो तीसरे में क्या बोल रहा है, किसी अन्य सक्षम प्रवृत्त विधि में, ठीक है, किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन, ठीक है। अगर तत्सम प्रवृत्त विधि मतलब उस समय जो भी प्रवृत्त विधि थी, ठीक है, उसमें कहीं किसी अवधि के लिए जो निर्वासन पद का उपयोग करके निर्वासन जैसा दंड दिया जाए, या लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन दिया जाए, मतलब कम समय के लिए निर्वासन दिया जाएगा या निर्वासन दिया जाएगा, ठीक है। तो चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई भी निर्देश गुप्त दिया गया समझा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी निर्वासन या लघुत्तर निर्वासन, ऐसा कोई निर्देश या आदेश दिया जाएगा, तो उस निर्देश को क्या माना जाएगा, लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। वही बोला ना, नाम मात्र का रह गया। अब इसको फिर किसी अन्य तत्सम प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो निर्देश होगा वो क्या नाम माना जाएगा। यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अगर दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास समझा जाएगा, और अगर लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन बोला गया है तो उसको लुप्त कर दिया गया है। तो वही चीज है जो आपका पहला खंड एक में जो बात कही गई है कि आजीवन निर्वासन जो पद के तहत कोई भी दंडादेश जो पारित किया जाता था पहले, ठीक है, उसको अब क्या माना जाएगा, आजीवन कारावास माना जाएगा। अब जो निर्वासन से संबंधित कोई भी निर्देश दिया जाएगा उसको क्या है, खत्म माना जाएगा, लुप्त माना जाएगा। ठीक, इसमें बोलो समझे कि नहीं समझे। आ गया सर। ठीक है, और आपको एक बात बहुत मतलब एक याद रखना कि जैसे जो पूर्व में जैसे अंडमान निकोबार को काला पानी की सजा के तौर पे देखा जाता था, ठीक है, तो वहां क्या वो दुर्गम भयानक स्थान माना जाता था जहाँ पे क्या जंगली जीव जंतु थे, ठीक है, वे किसी भी सामान्य मानव के लिए वहां निवास करना दुर्भर था, ठीक है, कष्टकारी था बहुत ज्यादा, इससे वो दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर अंडमान निकोबार बोला जाए तो क्या मानते हैं उसको, एक स्पॉट मानते हैं, जो टूरिस्ट प्लेस मानते हो कि अरे हम लोग अंडमान निकोबार घूम सकते, ठीक है। तो उस चीजों को इसी के नाम से, अब क्या है आपके समय में वो चीजें कारागार नहीं है ना। अब जैसे किसी को भेजना होगा तो कहाँ भेजेंगे, अमेजोन के जंगल, क्योंकि उससे ज्यादा खतरनाक तो और कुछ बचे ही नहीं, अब हर जगह तो इंसान ही पहुंच गया। इसलिए अब ये सारी इस प्रकार की जो सजाएं जो थी, काला पानी की सजा या निष्कासन की सजा, ठीक है, इन सारी सजाओं को क्या किया गया, खत्म करके क्या है, इसको कारागार तक सीमित कर दिया गया। समझ गए। अब 54 पढ़ो। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। ठीक है, तो 54 कहता है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। मृत्यु दंडादेश का मतलब जो मृत्यु दंड की सजा देते हैं उसका लघुकरण करना, अर्थात उसको क्या है, खत्म कर देना, या फिर लघुकरण के तौर पर उसको क्या करना, आजीवन कारावास के तौर पे परिवर्तित कर देना। तो क्या बोल रहा है कि हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी, ठीक है, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। मीन्स क्या बोला कि मृत्यु का जो दंडादेश दिया गया है, मृत्यु दंड जो आदेश दिया गया है, ठीक है, उसका लघुकरण की बात की है। तो वो लघुकरण कैसे किया जाएगा कि अपराधी की सम्मति के बिना कौन कर सकता है, इसको समुचित सरकार कर सकती है। अब आप लोग को समुचित सरकार जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। जब आप जैसे वो आप जब ये पढ़ेंगे श्रमिक विधि या लेबर लॉ पढ़ेंगे तो उसमें समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो समुचित सरकार की परिभाषा के तहत कौन आएगा, एक बार सरकार के तहत कौन आता है, सरकार के तहत आप किसको मानेंगे। सर वो केंद्र की भी सरकार हो सकती है, राज्य की भी सरकार हो सकती है। ठीक है, और तो समुचित आपको एक ट्रिक से याद रख लेना इसको, समुचित सरकार शब्दावली जिंदगी में कभी भी कहीं भी आएगा, ठीक है। समुचित सरकार वो होती है जो आपका अनुच्छेद 12 के तहत दिया गया जो राज्य पद के अंतर्गत आते हैं, वो समुचित सरकार होती है। क्या समझे।
हाँ सर, ठीक। जो तो स्टेट में समुचित बताया नहीं सरकार की वही। अगर बात याद आएगी आपको कभी भी, तो इतना दिमाग में रखना कि समुचित सरकार मतलब जो राज्य पद के अंतर्गत जो 4 आते हैं आपके, ठीक है, तो उसमें भी देखो विभेद होता है। जैसे आप जब दंडादेश का लघुकरण की बात है, ठीक है, तो आपको क्या है, न्यायालय ही इस चीज को कम कर सकता है, या फिर क्या है, कई बार सरकार भी, कई जो जैसे महात्मा गांधी का जब वो होता है, जयंती होती है, और भी किसी महापुरुष की जयंती या कोई विशेष दिन होता है किसी का, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मतलब जो भी दंड रहता है उनको क्या कम कर देते हैं, ताकि क्या होता है, व्यक्ति के क्या व्यवहार व्यवहार को देखते हो। और कई बार क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे आपको जब इस पर हम लोग ये चीज छोड़ रहे हैं मृत्यु दंड के संबंध में, कि क्या होता है कि मृत्यु दंड की सजा तो दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने हत्या की, तो हत्या के लिए मान लो आपका मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो मृत्यु दंड, जो मैक्सिमम सजा है या अधिकतम सजा वो मृत्यु दंड है, उसको मृत्यु दंड मिलना भी। लेकिन क्या होता है कि मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है, लेकिन क्या है, उसकी जो तारीख होती है वो ना फिक्स नहीं होती। तो कई बार क्या होता है कि कई व्यक्तियों के ऊपर से कई केस लॉज है कि मृत्यु दंड की जो सजा होती है वो दे दी गई है, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं दिया गया। बात समझ रहे हो, उसको दंड दे दिया गया कि आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी की जो तिथि है या फांसी की जो तारीख है वो मुकर्रर नहीं की गई। क्यों? उसके पीछे कई रीजन होते हैं। क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसको जब दंड, मृत्यु दंड जैसा चीज मिलता है, जब सजा मिलती है, तो उन सजा के लिए क्या वो क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है। सुप्रीम कोर्ट में, जैसे उच्च न्यायालय ने इस चीज का आदेश को दिया है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। तो ये सब टाइम में क्या होता है कि उसकी जो मृत्यु दंड की सजा रहती है वो क्या होती है, लंबित रहती है, ठीक है। और उस लंबित पेंडिंग की सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को के मन में हमेशा एक भय रहता है कि मेरे को कभी भी मृत्युदंड दिया जा सकता है, क्योंकि कहाँ से उसको कैंसल हो जाए, क्षमादान मिले ना मिले, उसकी अपील स्वीकार हो ना हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से संबंधित जो हो चुका है, मान लो किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या आपके हाई कोर्ट से दंड मृत्युदंड की सजा दे दी गई, ठीक है, लेकिन क्या है, जो अन्य जो प्रक्रिया चल रही है उस वजह से क्या उसका मृत्युदंड का जो सजा है वो लंबित रह गया, और उस अवधि को करीबन 3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है। तो फाइनली क्या किया जाता है कि उस सजा को लघुकृत कर दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर 5 साल या 6 साल या 2 साल 1 साल से मृत्युदंड की सजा हमेशा भय, मतलब भय हमेशा बना रहे, तो उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए वो ऐसा लघुकरण कर देते। तो यहाँ पे जो समुचित सरकार है उसके पास, हाँ बोलो सर, तो उसको मृत्युदंड न दे के उसको कारावास दिया जाता है लघुकरण के तौर पे? हाँ, मृत्युदंड का लघुकरण करके उसको आजीवन कारावास दे दिया जाता है, ठीक है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना राष्ट्रपति की शक्तियां, तो उसमें राष्ट्रपति या गवर्नर को क्षमादान की शक्ति प्राप्त, ठीक है। तो उसके तहत कई सारी चीजें हैं, तब आपको इसकी चीजें और अच्छी समझ आएगी। अभी इसमें समझिए कि मृत्युदंड का लघुकरण कैसे होगा, तो वो क्या कर सकती है, केवल और केवल कौन कर सकती है, समुचित सरकार। तो समुचित सरकार में समझ जाना कि ये तो राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार, और उसके बाद फिर आपका जो अन्य प्राधिकारी की बात करेंगे या स्थानीय प्राधिकारी की बात करेंगे तो न्यायालय, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। जी सर। तो देखो इसमें एक केस है, प्रकाशो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये मामला था आपका 1962 का, ठीक है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि धारा 433 के अधीन मृत्युदंड का लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को प्रदत्त की गई है, ठीक है। तो अब जो राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा को क्या लघुकरण करने की शक्ति प्रदत्त की गई है बोल रहा है वो ना, तो जो राज्यपाल है वो किस में आएगा, आपका सरकार के एक अंग में आएगा ना, वो क्या हो गया उस समय, समुचित सरकार हो गई। अगर ये चीज क्या अगर राष्ट्रपति को मिल जाएगी तो भी वो उस किस पदवी में आ जाएगा, आपका समुचित सरकार की पदवी में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। चलो आगे पढ़ो 55। मृत्युदंड 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित दंड को ऐसे लिए अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघु कर सकेगी। आवाज नहीं आई।
तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा वो है, कोई दूसरा पढ़ो तो आयुष पढ़। मैं पढ़ रही हूँ। 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा सा मैं एक चीज गलत बोल दिया था। समुचित सरकार में आपका न्यायालय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो समुचित सरकार के तहत आपका राज्य और केंद्र सरकार ही आएंगे, ठीक है, समझ गए। तो न्यायालय को इससे हटा देना, क्योंकि जब सरकार की बात कर रहे हैं तो समुचित सरकार में आपका न्यायालय पद सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये जो 55 है इसमें क्या बोल रहा है कि जो आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, आपका जो 54 क्या बोला था, मृत्युदंड के दंडादेश का लघुकरण। देखिए दोनों को देखोगे तो आपको सेम बातें लिखी गई है, जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड की ऐसी अवधि को जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सके। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या बोला था, मृत्युदंड का लघुकरण आजीवन कारावास के तौर पर हो सकता था, या उसके अन्य चीजों में, मतलब यहाँ पे ये दिया नहीं गया है कि किसमें किया जाएगा, लेकिन जनरली देखा जाता है जैसे मृत्युदंड की जो सजा होती है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। फिर आजीवन कारावास की जो सजा है उसकी अवधि करीबन जीवन पर्यंत बोला जाता है, तो उसको क्या बोला गया कि जो समुचित सरकार होगी उस दंड की ऐसी अवधि जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब वो 14 वर्ष से अधिक ना हो, मैं 14 वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें कैसे समझ आई आपको, दोनों भांति जो बोला है, एक तो आप बोला है कि अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार उस दंड की ऐसी अवधि के, ऐसी अवधि वो जो भी चाहे, वो चाहे तो 10 साल कर सकती है, चाहे तो 5 साल कर सकती है, ठीक है, या जो भी उसकी जो भी अवधि वो चाहे, ठीक है, या फिर जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, अर्थात कि जो भी 14 वर्ष से अधिक ना हो में 14 वर्ष तक की सजा को कर सकती है या उससे कम भी कर सकती है, समझ गए। तो वो दोनों भांति के कारावास में वो लघुकृत कर सकती है, किसको, आजीवन कारावास। ठीक है, इसका एक केस समझो कि लक्ष्मण नास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस था, ये 2000 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास से अभिप्राय बचे हुए शेष जीवन के कारावास से। अतः यदि किसी राज्य के नियम में आजीवन कारावास को 30 वर्षों का कारावास माना गया है तो इसका लाभ अपराधी को अपने आप नहीं मिल जाएगा जब तक उसके लिए सक्षम सरकार से पृथक आदेश पारित ना किया हो। समझ गए। तो इसका जो लाभ है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, तो इसको समुचित सरकार के आदेश के द्वारा ही इसका लघुकरण हो सकता है। तो सामान्य भाषा में आजीवन कारावास को हम 20 वर्ष मानते हैं, तब ये 14 वर्ष की बातें कब साबित हो पाएगी, जब समुचित सरकार चाहे तब। यहाँ आपका समुचित सरकार को समझ सकते हैं जब सरकार के द्वारा समझे, जब उसको वो कोई आवेदन करे किसी का राज्यपाल के पास या फिर राष्ट्रपति के पास और वो उसकी सजाओं को कम करवा दे, कम कर दे, ठीक है, तब इनका लघुकरण हो जाता है। अब देखते हैं, देखो समुचित सरकार की परिभाषा आपका नीचे दिया गया है, इसमें पढ़ो इसको। पचपन का समुचित सरकार की परिभाषा धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से का उस मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हैं तथा ख उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर आपराधिक दंडादेश हुआ है अभिप्रेत है, जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हैं। ठीक, तो इसमें आपको ये समझ आ गया कि 54 और 55 में जो हम समुचित सरकार की परिभाषा की बात कह रहे थे उसके तहत कौन आएगा। इस मामले में क्या कहता है कि उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया केंद्र सरकार जो समुचित सरकार में, और दूसरा आपका हो गया
राज्य सरकार। तो अब इनका दोनों का क्या है कि जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, तथा उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी दंडाविष्ट हुआ है अभिप्रेत है, जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। ठीक है, तो इसको आप ये समझो कि देखिए जब समुचित सरकार की जब हम बात करेंगे तो उसके तहत आपको दो सरकारें आएगी, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किनके पास लघुकरण की शक्ति होती है, तो केंद्र सरकार की जब बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति की होती है, और राज्य सरकार की बात करेंगे तो उसमें राज्यपाल की होती है। ठीक है, और अब तो दोनों में क्या अंतर है कि जब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उसको जो शक्तियां प्रदान की गई है क्षमादान प्रदान करने की, तो उसको ये देखा जाएगा कि उसके पास वो शक्ति, मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसके पास समस्त दंडों को कम करने की शक्ति होती है। वो विभिन्न प्रकार के उसके जो दंडों को कम करने के तरीके हैं उसको बोला जाता है आपका लघुकरण, परिहार। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उसमें 4-5 है, अभी ठीक से मेरे को याद नहीं है। तो वो होता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, और जो राज्यपाल की शक्ति होती है उसमें भी वही सारी शक्तियां बराबर होती है। केवल अंतर ये होता है कि राज्यपाल को मृत्यु दंड की सजा को माफ करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को समस्त प्रकार के अपराधों के लिए जो अपराधी है उसके दंडों को कम करने की या क्षमा करने की शक्ति उसको प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास किसी के मृत्यु दंड को क्षमा करके साधारण व्यक्ति में उसको करने की भी शक्ति उसके पास है। वो मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह से खत्म कर, वो किसी भी व्यक्ति की सजा को पूरी तरह से खत्म कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, कि वो मतलब उसके बाद वो अपराधी ही ना है, ऐसा भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि समुचित सरकार के अंतर्गत आपकी केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होगी। ठीक, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। हाँ, तो आपका 56 तो निरसित है, इसको छोड़ देते हैं। फिर भी एक बार, यूरोपीय तथा अमेरिकियों को कठोर सम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु आजीवन कारावास से अधिक ना हो दंडादेश के संबंध में परंतु, ये छोड़ दो, ये निरसित। अब आते हैं 57 में। हम 57 की चर्चा हम लोग 53 में कर चुके थे कि दंडा विधियों की के भिन्न। ठीक है, दंडावधि की भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को 30 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप आजीवन कारावास की बात कहेंगे तो धारा 57 के तहत क्या माना जाएगा, उसको 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य इसको गिना जाएगा। सर एक बार और। इसमें क्या बता, देखो इसमें क्या बता रहा है कि जो दंडा अवधि है, दंड की जो अवधि है उसके भिन्नों अर्थात उसके टर्म्स के बारे में बता रहा है कि गणना हेतु किया जा सकता है। तो उसकी जब भी देखो दंड अवधि दी जाएगी तो आजीवन कारावास की अवधि कितनी होगी, आजीवन कारावास बोल दिए लेकिन उसकी सजा कितनी होगी इसके बारे में बोला गया है इसको, कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। तो जब भी आप आजीवन कारावास की बात करेंगे तो उसको कितना वर्ष का माना जाएगा, 20 वर्ष का समान को माना जाएगा, ये कहता है 57। ठीक है, हम लोग 53 में तो इसको पढ़े थे ना, 53 में जो पूर्व की कक्षाएं थी उसमें। ठीक है, अब 58 आपका निरसित है, 59 भी आपका निरसित है। 60 पढ़ो। दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामले में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा। एक मिनट,
वो वाला मैं खोल लूँ तो तुम देखती हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका कि दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास का या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में वह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा कि शेष सादा होगा। ठीक है, तो आपका जो कारावास है जो आपका धारा 53 में बताया गया है, तो उसमें क्या बोला गया है कि वो 2 प्रकार का होगा। कौन से प्रकार का होगा? पहला तो वो होगा, क्या होगा आपका, कठोर होगा, तो दूसरा होगा साधारण होगा। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहती है कि कोर्ट अपने हिसाब से जैसा उसको सही लगे तो उस मामले में वो साधारण या कठोर दंडादेश दे सकती है, इस बारे में वो कहती है। ठीक है, तो आपका जो कठोर, देखो ये जो आपके 2 मामले हैं धारा 194 और 459, इस मामले में क्या है, कोर्ट बाध्य है कि इस मामले में केवल और केवल कठोर ही दे। समझ गए कि इन दो, अगर ये 2 मामले आएंगे तो इसमें तो उसको कठोर देना है, इसमें वो साधारण नहीं, मतलब इसमें वो केवल और केवल कठोर देगी, अर्थात इसमें वो साधारण दंड नहीं दे सकते। तो 194 क्या है आपका, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिलाने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। दूसरा है मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए गृहातिचार करना। ठीक है, तो इन 2 मामलों में क्या है, वो साधारण कारावास दे ही नहीं सकती। इस मामले में अगर वो कारावास की सजा देगी तो वो कठोर ही प्रकृति का ही होगा। ठीक है, और जो अन्य जो मामले हैं उनमें क्या है, वो क्या कर सकती है, इसके विपरीत जो कुछ अपराध है जिसे केवल साधारण दंड ही दिया जा सकेगा, या साधारण कारावास जुर्माना सहित या रहित हो सकता है। ठीक है, अब बाकी जो मामले हैं उसमें क्या है, वो साधारण या उसको क्या है, साधारण कारावास के साथ वो जुर्माना दे सकता है। तो ये कहता है आपका ये जो आपका अनुच्छेद तो धारा क्या है 60। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक चीज नहीं है कि जो आपको समझना है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में, ठीक है, जितने भी मामले होंगे जो दंडाधीश होंगे किससे, कारावास से संबंधित हो, उसमें संपूर्ण कारावास या कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो कोर्ट क्या है, जैसे कई बार आप लोग सुनते हो कि बहुत सारे मामले एक साथ जाते हैं, मीन्स की बहुत उसके किसी व्यक्ति को दंड दिया गया 3-4 सेक्शन के आधार पे। ठीक है, 2-3 उसके ऊपर सेक्शन है, तो हर सेक्शन के हिसाब से क्या है, उसको अलग अलग क्या है दंड मिलेंगे। अब किसी व्यक्ति को क्या है 2 साल की सजा एक धारा के तहत मिली, एक के तहत 6 माह की मिली, एक के तहत उसको 1 साल की मिली, एक के तहत उसको 4 साल की मिली। तो उसको क्या है, सबको जोड़ा नहीं जाता है, तो सारी क्या है अवधि, जो सारा जो आपका क्या है अवधि, जो दंड की अवधि है वो एक साथ चलती है। तो मैक्सिमम कितना उसका 4 साल, अर्थात उसका जो दंड का अवधि क्या रहेगा, पूरा 4 साल रहेगा। उसमें जो बाकी उसका 2 साल 6 महीना और 1 साल जो अन्य और जो दंड है, ठीक है, वो भी साथ साथ चलेंगे। अब मान लो उसको 4 साल का साधारण कारावास मिला है और उसको 1 साल का कठोर कारावास मिला है, तो जो शुरू का स्टार्टिंग पीरियड रहेगा ना, जो स्टार्टिंग को 1 साल, उसमें उसको क्या होगा, कठोर कारावास मिलेगा। उसके बाद की जो अवधि रहेगी वो साधारण कारावास रहेगी। अब मान लो जो 6 महीने वाली जो अवधि और है उसको वो उसको कम करने के लिए उसके साथ क्या है 6 महीने की अवधि के लिए क्या जुर्माना लगा देते हैं कि या तो आप 6 महीने की अवधि पूरी करो या आप 20,000 रुपया जुर्माना दे दो। तो 6 महीने अवधि वाला दंड क्या खत्म हो जाता है। तो वो क्या है कि जो दंडादेश की अवधि है वो क्या न्यायालय अपने हिसाब से उसको क्या चेंज कर सकता है या उसको रख सकता है, ये कहता है आपका साफ। समझ है? अरे हाँ ना, बोलो ना भाई। जी सर। हेलो, अब आपका है 61वां जो क्या हो गया है, निरसित हो गया है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का समाहरण, देखो ये याद रखना कि कौन सा दंडादेश आपका निरसित कर दिया गया है,
संपत्ति का संहरण कौन से धारा द्वारा? तो भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। ठीक है, अब आपका जो 62 उसमें क्या है? मृत्यु, निर्वासन, कारावास से दंडनीय अपराधों के बाबत संपत्ति का संहरण। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया, क्योंकि संपत्ति का संहरण को ही निश्चित कर दिया है, तो मृत्यु, निर्वासन या कारावास के अवधि के लिए क्या संपत्ति का संहरण किया जाता था, तो इसको भी क्या किया गया है? निश्चित कर दिया गया है। उसी की धारा क्या है? ये धारा 4 द्वारा इसको भी किया गया, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों किससे किया गया? आपका संशोधन अधिनियम 1921 के तहत। अब पढ़ो 63 पढ़ो। जुर्माने की रकम, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है या है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला आपका 63, वो जुर्माने की रकम के बारे में, कि जुर्माने की राशि कितनी होगी इसको बता रहा है। तो जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई, जब देखो, जब किसी मामले में जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई, अभिव्यक्त नहीं की गई मतलब बंधित नहीं की गई है कि अब अगर आप इस प्रकार का अपराध करेंगे तो आपको जुर्माने से दंडनीय कीजिए। जैसे आप जब आगे के अपराधों को पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है कि 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों लिखा होता है। ठीक है, तो क्या है, उसको कारावास की सजा जो भी मिल रही है वो तो मिलेगी, साथ ही साथ उसको जुर्माने की भी सजा हो सकती है। तो वो जुर्माना जो लिखा है उसको क्या किया गया, डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितना वो हो सकता है। तो वो क्या है कि वो जितना भी जुर्माना लगाया जाएगा वो अपराधी के रकम के जुर्माने की दाई है, वह अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं। ठीक है, तो उसको एक लिमिट, उसको अमर्यादित है किंतु अत्यधिक, मतलब उसको एक लिमिट में रखा जाएगा, एक सीमा में रखा जाएगा। तो वो सीमा कैसे निर्धारित की जाएगी कि व्यक्ति की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके हिसाब से। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल का सजा प्लस जुर्माना लगाया जाए, ठीक है, तो 2 साल की सजा तो सामान्य है, जो भी मान लो 2 साल की साधारण कारावास की सजा दी, साथ में उसको जुर्माने की राशि है, तब जुर्माने की राशि कैसे निश्चित की जाएगी? अगर उस व्यक्ति की दशा को देखा जाएगा, उसकी परिस्थितियों को देखा जाएगा। अगर वो व्यक्ति सामान्य है कि वह निर्धन है, या वो उस मतलब सामान्य किस्म का है जिसकी क्या आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, सामान्य वर्ग का है, तो उसको क्या दिया जाएगा? तो उसको एक मतलब सीमित की कम से कम वो दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को देखा जाएगा कि उसकी ज्यादा, उसकी हैसियत ज्यादा है, तो उसके ऊपर जुर्माने की राशि और भी बढ़ा सकता है। जैसे आप लोग अभी ये वाला केस पढ़े सुने थे, क्या नाम है, सहारा इंडिया। सहारा इंडिया में देखा था ना, कितने करोड़ों का उसको क्या बोलते हैं, वो राशि जमा करने की बात कही गई। ठीक है, तो वो मामले के हिसाब से देखा जाता है। समझ गए? हाँ सर। जी सर। पढ़ो 64। 64, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने के दंडाधीष्ट हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। मैंने पूर्व में क्या कहा आपको कि 2 साल का साधारण कारावास प्लस जुर्माना है। अब मान लो उसको जुर्माने की राशि जो है वो दे दी गई है 10,000 रुपये, और उसके साथ लिखा रहता है, जब भी आप कोई जजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है कि सामान्य भाषा में समझो कि 2 साल के कारावास प्लस 10,000 रुपये का जुर्माना अदा के दंड दिया जाता है। अब उसमें क्या है कि अगर उसने वो 10,000 रुपये ना दिए, उस 10,000 के एवरेज में उसको 3 माह या 6 माह की अतिरिक्त क्या बोलते कारावास उसको दे दी जाती है।
तो वही अब इसको समझो कि 64 क्या कह रहे हैं, जुर्माना ना देने पर कारावास का दंड। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में, मैंने कहा ना अन्य, जब आप आगे पढ़ेंगे अपराधों के संबंध में, तो जहाँ पे क्या है जो कारावास पर जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध, सामान्य जितने भी अपराध हैं उसमें दोनों का क्या बोलते हैं दंड दिया जाता है, कारावास प्लस जुर्माना या दोनों ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों से दंडनीय अपराधों के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडित हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश का निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उन अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ठीक है, तो जब आपको कारावास प्लस जुर्माना दोनों का दंडादेश दिया जाता है और आप मान लो उस मामले में क्या है कि दंडादेश जब नहीं पटाते हो, ठीक है, वो क्या होता है कि जहां अपराध कारावास सहित जुर्माने से दंडनीय हो, जहां अपराध कारावास अथवा जुर्माने से दंडनीय हो और दूसरा अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय, ये 3 मामलों की बात है। यहां से आप देखना ध्यान से, जहां अपराधी कारावास सहित, ठीक है, जहां उसको क्या कारावास सहित है प्लस जुर्माना, जहां कारावास रहित प्लस जुर्माना है और जहां केवल जुर्माना, उस मामले की बात को कहा गया है। ठीक है, तो जहां पे क्या है अगर अपराधी को कारावास मिल रहा है, ठीक है, और उसको कारावास भी है और जुर्माना भी है, तो अगर वो जुर्माना नहीं पटाएगा तो उसको क्या है कारावास की अवधि बढ़ा दी जाएगी। जहां पे अगर उसको कारावास नहीं है, केवल कारावास नहीं है और जुर्माना है और वहां पे वो क्या करेगा जुर्माना नहीं भरेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा कारावासित कर दिया जाएगा। और जहां पे केवल जुर्माना और उस जुर्माने को अगर आप नहीं भरो तो आपको क्या है 6 माह की वो मतलब जो भी माह है वो सजा हो सकती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने पर लिखा होता है 200 रुपए का जुर्माना या 6 माह की कैद, लिखा पढ़े हो ना, कई जगह रेलवे में पढ़े होंगे, कई भी सामान्य जगहों पे आपने पढ़ा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 200 रुपए का भुगतान उस समय नहीं किया तो आपको क्या होगा 6 माह की कैद हो सकती है। समझ गए? हाँ सर। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? हाँ सर। समझ गए सर। ठीक है, तो अभी अब इतना ही करते हैं, 65 कल देखेंगे हम लोग, है ना? जी सर। या 65 पढ़ लेते हैं आज एक बार। सर अभी तो टाइम है ना। वैसे अब ये जुर्माने वाला है। हाँ। अरे तो थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। नहीं ऐसा सर, नहीं कल लगता है पढ़ेंगे। डिस्कशन का तो आज। हाँ ठीक है, तो आज 65 तक देखते हैं।